नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुमन यहाँ पे आपके लिए लेकर के आया हूँ जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन, जो कि पीटी 2021 से इसकी वैकेंसी अनाउंस हुई थी, उसके लिए पेड क्विज जो हमारी है उसकी वीडियो सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हम जो हमारी पेड क्विज है उसमें हम पूरे आपका जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करवाते हैं। आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप्स जो है उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे खोल करके देखिएगा, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। ठीक है, फ्री इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे हम पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे। इसमें हम इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे, जहाँ पे जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आपको बताया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, है ना। सारे सेक्शंस को ऑलमोस्ट हमने कवर करने का प्रयास किया है और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप कॉमेंट के माध्यम से हमको आपके जो फीडबैक हो उसको बताइएगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। कहा जा रहा है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो आपको पता है कि 10 साल पे एक बार सेंसस होता है। 2021 में होना था लेकिन कोविड वगैरह के कारण हुआ नहीं है अभी तक। ठीक, तो आंकड़े अभी 2011 के ही आपको याद रखने हैं, इससे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। तो 2001 से 11 के बीच में जो हमारा डिकेडल ग्रोथ रेट था वो सबसे ज़्यादा मेघालय का था। यानी कि मान लीजिए 2001 में इनकी जनसंख्या अगर 100 लोगों की थी तो ये बढ़ करके इसमें जो वृद्धि हुई 27.8%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में थी। और ओवरऑल अगर हम स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिकेडल ग्रोथ थी वो दादरा एंड नगर हवेली की थी। ठीक है, वो लगभग 55% से ज़्यादा थी। तो इन सब फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। इसमें देखें किस मुगल बादशाह ने प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज सिटी वर्तमान में आप जानते हैं, पहले इसका नाम प्रयाग होता था सिर्फ, फिर मुगल बादशाह अकबर के टाइम पीरियड में इसको इलाहाबाद किया गया और रिसेंटली अभी 2019 में इसको फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका इसमें दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके शासक फिरोज शाह का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो जल मार्ग विकास परियोजना बेसिकली जो हमारा नेशनल ये वाटर वे फर्स्ट है ना, कहाँ से है, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक वेस्ट बंगाल में, है ना। तो इस पे ही यहाँ पे नेविगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक से सपोर्टेड एक प्रोग्राम है। तो इसमें जो गंगा नदी वाले राज्य हैं वही कवर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और इसमें उत्तराखंड को हम और चुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कहते हैं, जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन की रेगुलेटिंग अथॉरिटी है इंडिया में, इन्होंने पहली बार एक स्कीम जिसका नाम है पीएम वानी, इसकी सिफारिश किस वर्ष में की थी। तो पीएम वानी बेसिकली एक प्रकार की स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कीम चलाई गई थी। कब, दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया है, लेकिन सबसे पहले इसकी सिफारिश की गई थी 2017 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति जो कि किस वर्ष में आई थी उसके तहत की गई है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो उत्तर प्रदेश की आईटी और स्टार्टअप पॉलिसी आई थी 2017 में। ठीक है, जिस वर्ष योगी सरकार आई थी पहली बार, तो उसी के अंतर्गत स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की भी व्यवस्था की गई थी, है ना। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में डायल 100 सेवा किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो पुलिस की एक सुविधा है ना डायल 100, तो कई सारी इसकी पेट्रोलिंग वैन होती हैं, तो क्विक एक्सेस लोगों को मिले पुलिस का सपोर्ट, उसके लिए योजना शुरू की गई थी जब अखिलेश यादव सरकार में थे वर्ष 2016 में।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोग प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं। तो यूपी की जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है ना, जैसे प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट वाली एक योजना है, तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वाली जो है उसमें 14 से लेकर के 35 वर्ष की आयु के बीच के जो लोग हैं वो ट्रेनिंग वगैरह पा सकते हैं, फर्दर जो एम्प्लॉयमेंट में उनको यूज हो सके। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक वाद्य यंत्र होता है सरोद, तो सरोद के प्लेयर फेमस हैं अमजद अली खान, जिसमें सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान को आप जानते हैं, शहनाई वादक हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस। रविशंकर जी को जानते होंगे, ये सितार वादक हैं। और जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला वादक हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख अधिकारी था। तो देखेंगे दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी में जब अलाउद्दीन खिलजी शासन में आया तो उसने यहाँ पे बरीद ए मुमालिक है ना, इस विभाग के अंतर्गत जो नियुक्ति की अधिकारी की, तो उसका काम था गुप्तचर का कार्य करना, या कह लीजिए जो इंटेलिजेंस वाली न्यूज़ थी उन सबको गैदर करना। तो बी विकल्प को चुनेंगे। देशों के बीच तीव्र एकीकरण का अंतर संबंध के रूप में किस टर्म को जाना जाता है। तो दो जैसे विश्व के कई देश हैं तो उनके बीच में है ना बहुत ही तेजी से इंटीग्रेशन हो, यानी कि आपस के जो अंतर संबंध हैं वो आगे बढ़े इन टर्म्स ऑफ कह लीजिए ट्रेड है ना, या और कुछ कॉमर्स, तो इसको ही बोलते हैं क्या, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। एक गैर सूचीबद्ध कंपनी के द्वारा जनता को पहली बार अपने शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव को किस रूप में जाना जाता है। तो शेयर मार्केट जैसे होता है तो वहाँ पे कुछ लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो बड़ी कंपनीज है जैसे, और कुछ नई कंपनीज है ना जो नॉन लिस्टेड हैं। तो अगर नॉन लिस्टेड कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए जो है लेकर के आती है, जो लोग शेयर वगैरह खरीदते हैं, तो उसको IPO बोला जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एज अ फैक्ट याद रखिएगा इसको। इसमें देखिए इक्तादारों की आय का आकलन करने के लिए ख्वाजा, जिसको कि साहिब दीवान भी कह सकते हैं, इसकी नियुक्ति किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत में देखेंगे इक्तादार का एक सिस्टम होता था। बेसिकली जो कह लीजिए लैंड एरिया है ना, उसके गवर्नर्स होते थे और ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे बेसिकली। तो अब देखेंगे तो ऐसे जो इक्तादारों के है ना इन लैंड एरिया से जो इनकम हो रही थी उसको एसेस करने के लिए इनके ऊपर एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई जिसका नाम था ख्वाजा, है ना, साहिब दीवान कह लीजिए, और ये बलबन ने किया था। इसमें देखें मुबारक खिलजी ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। तो खिलजी डायनेस्टी का रूल देखेंगे 1290 से 1320 के मध्य रहा, और उसी में ये मुबारक शाह जो है ये अंतिम के वर्षों 1316 से 20 तक। ठीक है, तो 4 साल हो गए लगभग। दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो ये वही खिलजी ही थे, अभी हमने बताया ना 1290 से 1320 तक। ठीक है, बाकी अन्य जो डायनेस्टीज हैं जैसे तुगलक, सैयद, लोदी या ये गुलाम वंश, तो इन सब के शासनकाल इनसे ज़्यादा ही रहे थे। तो इन सब की टाइमलाइन एक बार अपने लेवल पर प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। ओजोन रिक्तीकरण का वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा किसके उत्सर्जन के कारण है। तो ओजोन लेयर जो हमारी कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारी जो एनवायरनमेंट ये एटमॉस्फेयर की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, पहली ट्रोपोस्फीयर होती है, दूसरी स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर की जो कह लीजिए हमारी इसमें क्षति हो रही है, इसकी मोटाई कम हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है उत्सर्जन हमारा जो पृथ्वी से हो रहा है क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन से, है ना, जैसे CFC हो गया, HFC हो गया, है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है किस बात के लिए, कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ आक्रमण किए और जिन किलों पे किए तो उसके शासक उस समय कौन थे, है ना, उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो जैसे ये पद्मावत वाली अगर आपने मूवी देखी हो तो ये राणा रतन सिंह वाला आप जानते होंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में सिवाना का एक किला जो है ये बैटल ऑफ सिवाना बेसिकली हुआ था। तो सिवाना फोर्ट था, तो वहाँ का किंग थे ये आपका, इनका नाम था सतल देव। ठीक है, इसमें मालदेव लिखा हुआ है ना। तो जो है इनको हराया था अलाउद्दीन ने, और बाद में यहाँ पे जो सिवाना है इसका नाम चेंज करके इन्होंने जो है खैराबाद कर दिया था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये वाला गलत था, बाकी के ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग का संबंध इसमें से किस विषय से था। तो भारत सरकार ने एक आयोग गठित किया सरकारिया, जिसका संबंध था केंद्र और राज्यों के बीच जो रिलेशंस हैं उसके बारे में सुझाव देना। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ठीक है, तो ये कौन था, मुबारक खिलजी। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी।
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है कितना है वही पूछा गया इसमें। तो भारत के कुल एरिया में देखेंगे तो लगभग 7.33% है ना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो उत्तर प्रदेश का जो देखते हैं ना राज्य चिन्ह है, तो उसमें ऐसे दो मछलियों वाली एक आकृति धनुष बाण ये जो दिखता है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया है ना। बी ऑप्शन, इसको किसने बनवाया था? 1784 में नवाब आसफुद्दौला ने। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो गाजियाबाद से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था हापुड़, है ना, उसके बगल में, तो काफी छोटा जिला है इन सभी में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? इंपॉर्टेंट है, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये हमारा जिला सहारनपुर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ जो हमारे ये जिले साझा करते हैं बाउंड्री, उसमें कुशीनगर नहीं है। ठीक है, कौन कौन से जिले हमारे हैं? पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, है ना, बलरामपुर, ये सारे जिले हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो जो हमारा ये राज्य चिन्ह बनता है ऐसे गोल आकृति में, ठीक है, देखेंगे इसमें जो है यहाँ ऊपर में धनुष बाण है, ठीक है, बगल में 2 मछलियां हैं, ठीक है, और तीर भी इसी में है। तो पिकॉक यानी कि मोर जो है ये इसमें नहीं है। थोड़ा एक बार गूगल करके इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका बलिया। मैप में इसको देखिएगा, बिहार से जो सीमा इसकी लगती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितने राज्य की सीमाएं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के देखेंगे सोनभद्र जिला जो है ये 4 राज्यों से लगता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक, मैप में इसको देख लीजिए एक बार। मैप वाले जितने भी क्वेश्चन हम अभी देख रहे हैं इसको प्लीज एक बार मैप में देख लीजिएगा सर्च करके, तो आपको ये ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन में देखेंगे पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गोरी के बीच में पहला युद्ध हुआ 1191 में, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज जीते। दूसरा हुआ था 1192 में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हीराकुद कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जो है ये ताप विद्युत परियोजनाएं जो होती हैं उसमें से ही एक है हीराकुद, इसमें उड़ीसा में है। आप जरा हमको एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये जो हीराकुद या ये हीराकुंड आप ये देखते हैं ना जलप्रपात, वो कहाँ पे है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी? ठीक है, तो रेवेन्यू राइट्स जो होते थे, दीवानी आप उसको जानते हैं, ये प्राप्त हुआ था इनको 1765 में। अच्छा, जरा ये बताएं कि किसने दिया था ये दीवानी राइट्स? किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका यानी कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन कह लीजिए, इसकी उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई थी? तो हुआ क्या था कि 1857 की क्रांति आपको पता होगा, उसके बाद ही, जो कि असफल रही कई सारे कारणों की वजह से, उसके बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, मतलब ये कह लीजिए ये मतलब सरपास करते हुए ये जो ब्रिटेन की उस समय की क्वीन थी, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आपको ये पता होना चाहिए, तो उस समय के जो हमारे भारत के क्षेत्र ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे, उनकी एक तरीके से हेड बन गई ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया। ठीक, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन चीज़ों को देखिए डिटेल में, है ना, थोड़ा पढ़िएगा तो वहाँ से पता चलेगा। इसमें से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो कि ये मेंस वर्ल्ड कप होने वाला है अगला, तो उसकी मेज़बानी करेगा? तो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने में होगा। अब यहाँ पे हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपको
इसके क्वेश्चंस के आंसर बता देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ वीडियो में टाइम लिमिट होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसको यहाँ पे जिसमें कुछ में हमें लगेगा कि डिटेल बतानी ज़रूरी है उसको बता देंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस चूँकि रीजनिंग की खुद के लेवल पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम कितना भी बता लें जब तक वो आप रीजनिंग या मैथमेटिक्स खुद से नहीं करते हैं वो आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे एग्जामिनेशन के पहले। जैसे यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं कि जैसे लार्जेस्ट को कुछ इस प्रकार से उसके जैसे नंबर्स को आगे पीछे करके हमारा ये टर्म बनाया गया है, क्वालिटी को ये बनाया गया है, तो उसी प्रकार क्विकली को हम क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ए से लेके जेड तक है ना, आपका जैसे 1, 2, 3, 26 तक हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप इन सब इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप ABCD की जो नंबरिंग होती है उसको याद होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। नहीं होता है तो जिस दिन एग्जाम होगा वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के पीछे ही ABCD ऐसे लिखिएगा, उसके नीचे उसकी नंबरिंग लिख लीजिएगा। तो वहाँ पे अगर नहीं याद होगा तो देख करके आप इन चीज़ों को ईजिली वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे कि दो वर्डों के बीच में जो है हमारा कितना गैप आ रहा है या किस प्रकार से उनको सेट किया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्विकली के लिए हमारा जो आंसर होगा D ऑप्शन, ठीक है। आप इन चीज़ों को एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक सीरीज है जैसे कि क्वेश्चन मार्क के पोजीशन पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, तो जैसे 3, 12, 30, 57, तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है। 3 से 12 के बीच में 9 का गैप है, ठीक है। फिर 12 से 30 के बीच में है ना कितना 18 का गैप है, तो ये डबल हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हाँ है ना, फिर इसका 3 गुना करेंगे 27 होगा, तो देखिए 30 और 57 के बीच में 27 का गैप है। तो कुछ इस प्रकार से हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये 255 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें है कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। इनके पोजीशनिंग देखिएगा नंबर की, और इसके हिसाब से यहाँ पे बनेगा FMTK। इस वाली सीरीज में देखिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क के बीच में इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा है कि जो ये पहला नंबर है 64, इसका 5 टाइम्स यहाँ पे ये नंबर है। तो वैसे ही अगर हम 14 को देखेंगे तो 14 × 5 70 आएगा आंसर। अब इस वाले में देखेंगे जैसे 8 है फिर 512 है, तो कुछ इसमें स्क्वायर वाला पैटर्न बनेगा है ना, 8 का पावर है ना तो 64 आएगा, फिर 64 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा नंबर, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे 512 तक पहुंच रहा है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क वाली पोजीशन पे हम रखेंगे 12, ये 12 के स्क्वायर में आएगा ये नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करके एक बार देखिए। फिर जैसे 18 आ गया तो 18 के लिए 5832 लिखा हुआ है। इस प्रश्न में है कि उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए हमारा ये ब्रैकेट में क्वेश्चन है। बेसिकली इनको सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक है, जैसे कोई भी वर्ड है तो जैसे पहला वर्ड ही हम देखें अर्न लिखा हुआ है ना, तो इसमें सारे वर्ड का सारे लेटर का पैटर्न देखना होता है। अब ई से ही चूंकि सारे हैं तो अब दूसरा देखिए ए, तो ए के बाद हमारा वर्ड आता है बी, फिर बी से इसमें कोई लेटर स्टार्ट नहीं हो रहा सेकंड पोजीशन पे, तो सी देखेंगे सी भी नहीं है। फिर क्या आता है डी, तो डी से हमारा एडुकेटर स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि और उसके बाद वाले लेटर हैं तो हम इसमें फिर पहला उसके बाद तीसरा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप बाकियों को भी देखिएगा तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा, इसमें देखते हैं सी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके हिसाब से इसको देख लीजिए एक बार सॉल्व करके। अब इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो दीमक है ना, टर्माइट आप जानते होंगे, जैसे लकड़ियों वगैरह में दीमक लग जाती है, तो बेसिकली दीमकों के निवास स्थान है ना को कॉलोनी शब्द जो है कहते हैं, यूज किया जाता है, ठीक। तो अब हमारे पास अगला वर्ड है म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन के लिए अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो म्यूजिशियन कहाँ होते हैं, बैंड में होते हैं, बैंड बाजा जो बजाते हैं, तो इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं इससे। वर्ड हमारा है गोल्डन को ये लिखा गया है, इनकम को ये कुछ लिखा गया है, तो मेथड को कैसे लिखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके हिसाब से यहाँ पोजीशनिंग एक बार लेटर्स करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं और उसके 3 निष्कर्ष हैं, ठीक है। इन कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ऐसे क्वेश्चंस को सिलोगिज्म कहा जाता है। इसमें आपको जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उसको सही मानना है, बेशक ही वो आम बोलचाल की भाषा में या जो अवेलेबल चीज़ें हैं उससे भिन्न हो, है ना, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और उसी स्टेटमेंट के आधार पर जो कथन हो, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष होंगे, उसको सही या गलत को चुनना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। 3 स्टेटमेंट है, सम चेयर्स आर टेबल, तो देखते हैं। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो मान लीजिए ये हमारा गोला जो है वो चेयर का है, अब इसका कुछ हिस्सा जो है वो टेबल हो गया, ठीक। अब है कि ऑल चेयर्स आर स्टेयर्स, तो ये हमारा गोला चेयर का भी था, तो इसी को ही हम मान लेंगे
टेबल भी, ठीक है, सॉरी स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियाँ बोला गया है ना। फिर है कि सभी मेज छत हैं। तो अब यहाँ पे इस वाले गोले में ये टेबल का था, तो इसी को हम मान लेते हैं रूफ यानी कि छत। अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। तो कहा गया है कि कुछ छत सीढ़ियाँ हैं, तो यानी कि रूफ और यहाँ पे स्टेयर्स, ठीक है। तो कुछ छत सीढ़ियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है, ये देखिए कुछ हिस्सा आ रहा है ना रूफ का और छत का, तो ये वाला पहला कंक्लूजन हमारा ठीक मान लिया हमने इसको, ठीक है। दूसरा है कुछ छत कुर्सियाँ हैं, तो कुछ छत यानी कि रूफ कुर्सियाँ हैं, तो ये वाला भी ठीक है ना, रूफ और यहाँ पे चेयर, तो ये थोड़ा सा हिस्सा इसका भी है, तो ये वाला हमारा भी ठीक हो गया। तीसरा कहा गया कि सभी मेज सीढ़ियाँ हैं, यानी कि टेबल और सीढ़ियाँ यानी कि स्टेयर्स, तो ये दोनों गोले थोड़े भाग कोई तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, पूरा थोड़े ना है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो सिर्फ पहला और दूसरा कंक्लूजन हमारा जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन रीजनिंग के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी वहाँ पे सही होंगी, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो यौगिक शब्द बेसिकली ऐसे समझिए कि दो सार्थक शब्द ऐसे हैं जिनके मेल करने से कोई अन्य शब्द बनता है ना, उसको यौगिक हम कहते हैं। तो यहाँ पे परम और औषधि है ना, परम औषधि जो वर्ड लिखा हुआ है ये हमारा यौगिक में आ जाएगा। इसमें देखें सही वाक्य की पहचान करना है, तो वर्तनी एक तरीके से शुद्धि देखनी है। तो मुझे बहुत आनंद आती है, तो ये तो वैसे ही गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है ये शुद्ध वर्ड होगा, ठीक है, इसको चुनेंगे। बाकी के अन्य जो विकल्प हैं ये गलत तरीके से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। तो लोकोक्तियों से भी संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, उसी में से एक है सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि ना जैसे अभी सावन का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो ना सावन चूँकि बारिश वारिश होती है तो यहाँ पे चीज़ें आप देखेंगे आसपास हरी होती हैं। फिर भादो के महीने में देखेंगे तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें सूखने लगती हैं, है ना। तो कोई ऐसी वस्तु की सावन में भी वो वैसी रहे, भादो में भी वैसी रहे, ठीक है। ये हिंदी महीनों के नाम होते हैं सावन और भादो, भाद्रपद जो होता है आप जानते होंगे। तो इसलिए यहाँ पे डी विकल्प जो है इसको हम चुनेंगे। नेक्स्ट है परिवर्तन तथा परिवार, दो शब्द लिखे हैं, इसमें उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले है ना जुड़ करके उसका अर्थ बदल देंगे या उसमें एक तरीके से उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला देंगे, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे परिवार तथा ये परिवर्तन में हमारा परि उपसर्ग जुड़ा है, इससे संबंधित जैसे और शब्द परिक्रमा है ना, परिणाम, परिधि, ऐसे कई सारे शब्द हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसमें देखना है चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो शब्द हमारा है सूक्ति, है ना। तो सूक्ति बना है किससे, सु धन उक्ति से, ऑप्शन ए। और यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी ये संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है इसमें, ठीक है, जिसमें उ प्लस उ के उससे है ना ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो डिटेल में प्लीज़ थोड़ा यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं ना, तो इससे संबंधित जो आपके चैप्टर्स हैं उसको आप प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट है सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द इसमें से कौन सा है, तो ये होगा संयोग, ठीक है, सम धन योग, ठीक। इसमें देखें सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय ये हमारे शब्द का संयोजन है, ये तो गुण संधि होती है। गुण संधि में क्या है कि जैसे उ और है ना, उ का मेल होने पे क्या बनता है हमारा, ओ शब्द बनता है, तो यहाँ पे इस वजह से ये हो जाएगा। इन संधियों के बारे में देखिए डिटेल में पढ़िएगा प्लीज़। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो उसे शिमला जाना है, डी वाला विकल्प जो है इसमें सबसे उपयुक्त है। एक शब्द है सज्जन, इस शब्द में समास हमको बताना है, ठीक है। तो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें बेसिकली कर्मधारय समास में क्या होता है कि दो शब्दों का जो कह लीजिए युग्म बन रहा है, तो उनके बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो या उपमान उपमेय का संबंध हो, ठीक है। और जैसे विग्रह भी करेंगे है ना अगर उस शब्द के पहचान की, तो दोनों शब्दों के बीच में के समान है ना ये भाव आना चाहिए। तो सज्जन में भी वही हो रहा है कि एक ऐसा जन है जो बहुत ही आदरणीय है ना, अच्छा है, तो सज्जन उस तरीके का शब्द बनता है हमारा, तो ए विकल्प को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है वाच्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो वाच्य देखेंगे इसमें प्रयोग के अनुसार 3 प्रकार के हम वाच्य पढ़ते हैं, कौन कौन से, कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और
भाववाच्य होता है। इंग्लिश में जैसे इसको आप एक्टिव वॉइस बोलते हैं, इसको पैसिव वॉइस, और यहाँ पे इसको इम्पर्सनल वॉइस। ठीक, तो 3 प्रकार के हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल। अगला है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। तो अंक जो हमारा वर्ड है, इसके अनेकार्थी यानी कि जो कह लीजिए इंग्लिश में आप सिनोनिम कहते हैं, तो गोद, संख्या, अध्याय, इसके अलावा चिन्ह, है ना, भाग्य भी कई बार बोला जाता है, और ये जैसे किसी नाटक का अंक है ना, तो ये सभी इसके जो है अनेकार्थी शब्द हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपराध करने के बाद आपको क्या होता है? पश्चाताप होता है ना, तो वही है, आपको अपराध से होने वाली ग्लानि है। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द कौन सा है? तो पथ यानी कि मार्ग, रास्ता। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, है ना, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अर्धविराम कह लीजिए। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो हमारा शब्द है नेता, तो नेता का बहुवचन ये कौन सा होगा, है ना, तो जैसे कई सारे नेता होते हैं तो आप उस रेफरेंस में सेंटेंस बनाते हैं ना कि उन नेताओं ने ये बात कही या ऐसा कुछ कार्य किया। ठीक, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। तो ऋतु हमारा शब्द है ना, सीजन जो होते हैं, तो ऋतुएं, ऑप्शन ए जो है यह इसका बहुवचन होगा। एक स्टेटमेंट या सेंटेंस कह लीजिए है, तो विशेषण की किस अवस्था में है ये बताना है। यहाँ पे अवस्था है, थोड़ा इसको अवस्था समझिएगा। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं। स्टेटमेंट देखते हैं, यह करेला कड़वा है, तो ये बेसिकली विशेषण की मूलावस्था हो जाएगा। मूलावस्था की कंडीशन में क्या होता है कि जिसमें किसी हमारी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का ये हमारा स्टेटमेंट है। विकल्प हम बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आप लोग पैन कार्ड बनवाते हैं तो एक नंबर आपको ग्रांट होता है। ठीक है, तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स के पर्पजेस है ना, इन सबसे संबंधित है। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर के कुछ डिवाइसेस हैं, तो इनपुट डिवाइस यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए, है ना, कोई डेटा एंटर करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उसको इनपुट डिवाइस के रूप में आप जानते हैं। तो स्कैनर से आप किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं तो उसका इनपुट ले लेते हैं। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर से तो हम आउटपुट देते हैं। यूपीआई आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, भीम यूपीआई। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये जो सिस्टम है, इसको भारत सरकार ने जो है डिमोनेटाइजेशन जब 2016 में किया गया तो उसी समय इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, और ये यूपीआई का जो एग्जैक्ट हमारा फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, तो ध्यान रखेंगे विकल्प हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में हमारा एक और वर्ड है बायोस, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो बायोस बेसिकली हमारा जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना, इसको रेफर करते हैं। सी विकल्प। नेक्स्ट है डिजी लॉकर में यूजर को कितना स्पेस मिलता है। तो भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जहां पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप उसको है ना इसमें स्टोर कर सकते हैं और कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें। तो इसके लिए हर इंडिविजुअल के लिए 1 GB का जो स्टोरेज है वर्चुअल, ये इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे विकल्प ए। स्लाइड शो को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो MS पावर पॉइंट में आप जो स्लाइड्स बनाते हैं तो उसको जैसे कई बार हम प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होते हैं ना, तो वो स्लाइड शो हमारा चल रहा होता है एक के बाद एक स्लाइड, तो कीबोर्ड से अगर एस्केप बटन दबाएंगे है ना तो वो रुक जाता है। वेबसाइट किसका संग्रह होता है। तो जो वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कई सारे हमारे वेब पेजेस, और वेब पेज में क्या होता है हमारा जो रेलेवेंट कंटेंट हम उस वेबसाइट में पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, वो होता है। तो कई सारे ऐसे वेब पेजेस का संग्रह है हमारा कोई भी वेबसाइट, जैसे www.studyforcivilservices.com। ठीक है, ठीक, तो यहाँ तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं प्लीज़ उसको आप इसको वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हमने देखे हैं
उसको आप सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पे मैप वाली चीज़ों को मैप में लोकेट करना है। हमारे ग्रुप्स में एडमिशन लेने के लिए ये देखिए 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ें। स्टडी फॉर एग्ज़ाम एक हमारा चैनल है, उस पर भी यहाँ पे और डिटेल्स जो इस एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोज़ हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इन सब इनिशिएटिव से जुड़ें और हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके जो भी फीडबैक है उसको कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इन सब बातों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।